गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास। इकोच इकोनॉमिक्स सेट नंबर 5 इंडिया फॉरेन ट्रेड यानी कि भारत का विदेशी व्यापार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये उसके कुछ टर्म्स लिखे हैं, इन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन और आप उसको ध्यान से सुनेंगे। तो पहला है इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे कि बात से समझ में आ रहा है, जब हम भारत देश के घरेलू सीमा के बाहर जाके व्यापार करें उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। दूसरा, जिस व्यापार से हमें दूसरे देश की मुद्रा, दूसरे देश की करेंसी प्राप्त हो, उसे भी हम इंटरनेशनल ट्रेड का नाम देंगे। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज of the world. It is based on international specialization and the principle of comparative cost advantage, जिसके अंदर हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं और दूसरे देश से व्यापार करने का एक नज़रिया भी होता है कि वह जब व्यापार कर रहे हों वो चीज़ हमें महंगाई के रेट पर ना उपलब्ध हो, सस्ते रूप में उपलब्ध हो, ठीक है, और विदेशी मुद्राओं का दोनों देशों के बीच में सही रूप से आदान प्रदान भी होता रहे। गेम्स ऑफ ट्रेड, विदेशी व्यापार से हमें क्या मिलता है? Refer to the benefits of trade to the trading partners. Broadly, international trade open new vistas of growth for trade countries. देश और दुनिया के लिए, छोटे और बड़े देश, मध्यम देश, सभी देशों के लिए व्यापार के रास्तों खोलता है। It is the sign of coin on of economic growth and global prosperity. आर्थिक वृद्धि के साथ साथ एक ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है। हर छोटा से छोटा देश और बड़ा सा बड़ा देश अपनी देश की बनी हुई वस्तुओं को एक वैश्विक नज़रिए से, ग्लोबलाइज नज़रिए से दूसरे देशों तक पहुंचा पाता है और ग्रोथ होती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या आज़ादी के वक्त हमारे भारत में विदेशी व्यापार था? वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज मॉडरेट। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पॉइंटेड टू अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज नॉट सो डाइवर्सिफाइड। मीन्स वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था, मतलब इंडिया का जो ट्रेड था, विदेशी व्यापार जो था आज़ादी के वक्त सिर्फ एक तरफा था, ब्रिटिशर्स द्वारा था कि वो कच्चे माल को वहाँ लेके जाते थे और तैयार माल को लेकर आते थे। उन्होंने कोई भी ऐसी वस्तु भारत में लाने की कोशिश नहीं करी कि उससे भारत के आंतरिक व्यापार यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड को कोई फायदा पहुँचे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, देयर वाज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, a noticeable change in the composition of trade and a marked change in the direction of trade. India emerged as an important destination for the import of plant and machinery to fix its development programs. इंडिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या है? वृद्धि आई। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हमारे देश के घरेलू उद्योगों को मशीनों की जरूरत पड़ी, कल पुर्जों की जरूरत पड़ी, तो हमने वो चीज़ें वहाँ से मंगानी शुरू करी, मगर वो भी सीमित तौर पर, क्योंकि जब हम मशीनों को बाहर से मंगा कर अपने भारत में उत्पादन करेंगे, मान लीजिए एक विदेशी मशीन बाहर से बड़ी महंगी कीमत पर आ रही है और आने के बाद भारत में उसी मशीन से उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन की लागत बढ़ेगी। तो वो कुछ समय के लिए क्या गया कि जब तक हम वो मशीनें या कल पुर्जे हमारे भारत के अंदर निर्मित ना हो। 1990 वाज द ईयर ऑफ डिवाइड। 1990 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। जब लास्ट चैप्टर में स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर भी मैंने इस चैप्टर की आपसे बात करी थी। Till the end of the 7th plan 1990, increase in the volume of trade was rather dismal. It was owing to inward-looking trade strategy. After 1990, trade started surging with the adoption of new economic policy. 7th economic plan के बाद नई economic policy आने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक नया आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम नाम देते हैं LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में पूरा चैप्टर नंबर 6 डिपेंडेड है। चैप्टर नंबर 6 में हम LPG यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग आंतरिक, आउटवर्ड बाहर की तरफ। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि FDI या FFI के थ्रू विदेशी व्यापारों को इतना भारत के अंदर ले लाया जाए कि इससे हमारा डोमेस्टिक ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड के बिना और हम एक GDP ग्रोथ की कल्पना ही नहीं कर सकते, नेशनल इनकम एक हेल्थियर नेशनल इनकम की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या करा? रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। हमने बहुत सी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। कॉन्ट्रैरी टू इट, outward looking trade strategy refers to the policy of export promotion through competitive production environment in the domestic economy. बाहर से आने वाली वस्तुओं पे टैक्स ऑब्लाइजेशन लगाकर, एक्साइज ड्यूटी लगाकर, कस्टम ड्यूटी लगाकर, ताकि वो चीज़ें इंटरनेशनल गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स से अंतर रहे, ताकि मार्केट के अंदर
जब चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो कंज्यूमर हो, चीज़ों को खरीदने या बेचने के लिए जाए, तो उन्हें पता हो कि डोमेस्टिक गुड्स और इंटरनेशनल गुड्स के अंदर क्या फ़र्क है। मान लीजिए एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, अगर हम इस मोबाइल को इंडिया से बाहर मंगा रहे हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली महंगा ही आएगा। मगर अगर यही मोबाइल इंडिया के अंदर सेम फीचर के साथ अगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस, तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। तो लोगों को बस ऑप्शन रहेगा कि वो डोमेस्टिक गुड्स की तरफ मूव जाए या इंटरनेशनल गुड्स की तरफ मूव जाए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर सेक्शन, हर तरह के लोग रहते हैं। गुड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ा? हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बड़ी तेजी से फैला। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, घरेलू लेवल पर इन्वेस्टमेंट और भी तेजी से होनी शुरू हुई। बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, गलत इम्पैक्ट क्या पड़ा? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज का मतलब था कि उस समय आपको याद होगा, मैंने लास्ट सेक्टर में बात कही थी कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही कुछ बिजनेसेस को करने की आज़ादी थी, तो पब्लिक सेक्टर ने अपनी जानबूझ के मोनोपोली बढ़ाई। इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हमारे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा लैक था, इनडिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज थी, और इन जिसके वजह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था वो ग्रोथ तो कर रहा था, बट वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। 1990 तक, 1990 तक मैं बताता हूँ, इंडिया के नजदीक भी पब्लिक सेक्टर था, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम बनाने वाली कंपनी, जैसे कि मैं बात करूँ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सभी फेलियर हो रहे थे क्योंकि उनका फंड की कमी थी, और प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहा था क्योंकि इनमें निवेश हो रहा था। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ये भी सोचना था कि पब्लिक सेक्टर के हाथ से थोड़ा सा काम का बोझ निकाल कर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी जिया जाए। तो बेटा जी इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली पॉइंट थे हमारा था इंटरनेशनल ट्रेड, गेन्स ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1990 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहा जाता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी, गुड इम्पैक्ट क्या था और बैड इम्पैक्ट क्या था। बेटा जी इंडिया फॉरेन ट्रेड तक जितने भी मैंने आपको नोट्स भेजे हैं वो नोट्स को आप थॉरली पढ़िएगा, क्योंकि आपकी 12th की इकोनॉमिक्स के अंदर अब 2 पार्ट हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों पूरी थ्योरेटिकल बेस है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि आपकी एक SST की टाइप है। अगर आप थ्योरी पे कमांड लाते हैं तो ऑटोमेटिकली बेटा आपको 50% बोर्ड की पेपर की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक किस किस तरह से स्टेज बाय स्टेज हमने चीज़ों के बारे में बात करी। थैंक यू।